हाय एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एलिमेंट में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यशपाल कमेटी के बारे में, जो कि आई थी 1993 में, या इसको फेमसली लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बीएड में भी है, एमएड में भी है, और बेसिकली ये कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन में है और एमएड के कंटेम्प्रेरी इशूज इन एजुकेशन में है। जिसमें पॉलिसीज होती है ना, उसमें ये कई बार सिलेबस में इंक्लूड होती है। तो जिसके सिलेबस में भी ये पर्टिकुलर टॉपिक है, आप ये वीडियो देख सकते हो, बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ये 31 पेजेस की रिपोर्ट है और मैंने जो ये कंटेंट है इसी ओरिजिनल रिपोर्ट से ही बनाया। तो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाला है ये, और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपको जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसमें से उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। और क्या होता है, इस बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पॉलिसी से रिलेटेड बहुत वीडियो आए हैं। तो उनकी पर्टिकुलर डेट्स को जब भी पढ़ा करो तो उनकी पर्टिकुलर डेट्स को याद रखा करो, कब आई थी, कब इम्प्लीमेंट हुई थी। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। या जो भी कमिटीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनका जो पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन है, रिकमेंडेशन जो भी थी उनको भी याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, उनकी भी फाउंडेशन डेट, एस्टेब्लिशमेंट डेट, उनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, वो चीज़ें याद करा करो। क्योंकि इस बार NCTE से ही 8 to 10 क्वेश्चन आए थे, राइट। नीपा के बारे में क्वेश्चन आए थे। NCERT के जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें से बहुत क्वेश्चन आए थे कि निष्ठा क्या है, स्वयं क्या है। तो ये सब चीज़ें याद कर लेना। तो इस वीडियो में चलते हैं आगे, और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप प्ले स्टोर से जाके एजुकेशन फाइल ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1 मार्च 1992 को विद द सब्जेक्ट ऑफ Constitution of National Advisory Committee to suggest ways to reduce the academic burden on school student। इसका ये सब्जेक्ट था कि जो भी ऑर्डर आता है उसका कुछ सब्जेक्ट होता है ना पर्टिकुलर, तो ये सब्जेक्ट था। इसके चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल जी। यशपाल जी एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। यूजीसी के चेयरमैन भी थे 1986 से लेकर 1991 तक। तो इन्होंने या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया था 15 जुलाई 1993 को। किसको? श्री अर्जुन सिंह जी को। उस टाइम के ये MHRD मिनिस्टर थे। बेसिकली लर्निंग विदाउट बर्डन क्या है, रिपोर्ट है जो कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो अपॉइंट हुई थी MHRD के द्वारा, या जिसको अब कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जो रिपोर्ट फॉरवर्ड हुई थी ना, तो उसमें भी काफ़ी पॉइंट्स लिखे थे। मतलब कमेटी ने जो रिपोर्ट फॉरवर्ड करी थी अर्जुन सिंह जी को, तो उसमें भी ये पॉइंट लिखे थे। तो मैंने इनको अलग से कवर कर लिया है। तो यशपाल जी ने है या रिपोर्ट जो फॉरवर्ड करी है, जो लेटर फॉरवर्ड करा है, उसमें कुछ चीज़ें लिखी है। तो पहली बात तो इन्होंने लिखा है कि इसका मेन मोटो क्या था कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना, लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और बच्चों पे जो बर्डन है उसको कम करना। उस टाइम ये बात हो रही थी कि स्कूल बैग्स बहुत भारी हैं, या इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको लिखा कि जो ग्रेविटेशनल लोड है वो तो है ही स्कूल बैग का, लेकिन इन्होंने ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम किसको माना कि जो स्कूल लर्नर्स में नॉन कंप्रहेंसन है। कंप्रहेंसन का मतलब होता है समझ, और वो नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा बर्डन है स्कूल चिल्ड्रन में। ठीक है, जो मैकेनिकल लोड है बैग का वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि नॉन कंप्रहेंसन प्रॉब्लम है। मतलब जो लर्निंग है वो कम है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम है। तो ये कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। देन उन्होंने कहा कि इन्होंने हर एक जगह से रिकमेंडेशन ली है। इन्होंने स्कूल बोर्ड से, साइंटिस्ट से, एकेडमिशियन से, टेक्स्ट बुक राइटर से, करिकुलम डिज़ाइनर से, बुक पब्लिशर से, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, इवन न्यूज़पेपर के ज़रिए, टीवी के ज़रिए भी रिक्वेस्ट की या रिस्पॉन्सेस लेने की बात कही थी। तो वो सब भी हुआ है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। और इन्होंने, प्रोफेसर यशपाल जी ने कहा कि इस रिपोर्ट को इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश करना चाहिए, और इसको वाइडली सर्कुलेट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो रिपोर्ट थी वो हर एक जगह पहुंचेगी, और उस पर बात होगी, चर्चा होगी, मीटिंग्स होंगी, सेमिनार होंगी,
और जो भी इम्प्लीमेंटेशन होंगे, मतलब जो भी रिकमेंडेशंस होंगी इसकी, वो उनको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। तो इसीलिए यशपाल जी ने ये चीज़ें कही थी। चलो, रिपोर्ट में अब 4 चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन, द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम लोड, रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड रिकमेंडेशन। तो आपको अगर रिकमेंडेशन केवल देखनी है तो वीडियो स्किप करके आप रिकमेंडेशन पे जा सकते हो, और बिल्कुल समझना है आपको तो क्या क्या था तो स्टार्टिंग से देख सकते हो। चलो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इसमें ये कहा है कि जो इशू है एकेडमिक बर्डन का, वो पहले जो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कमिटीज़ बनी हैं, उनमें भी ये बातें उठाई गई हैं। जैसे कि सॉरी, ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी 1977 में आई थी। NCERT वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट 1984 में आई थी। देन NPE रिव्यू कमेटी 1990 में, उसमें भी एकेडमिक बर्डन पे बात हो चुकी है। तो जब एकेडमिक बर्डन की बात हो रही थी तो MHRD ने ये फैसला लिया कि एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाए। 1 मार्च 1992 को ये बनी, और इसमें क्या लिखा गया, किसको रेफरेंस माना गया कि टू एडवाइस ऑन द वेज एंड मीन्स, कि ऐसे तरीके होंगे टू रिड्यूस द लोड ऑन स्कूल स्टूडेंट, ताकि स्कूल स्टूडेंट पे लोड कम किया जा सके एट ऑल लेवल। ऑल लेवल का मतलब है प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, और पार्टिकुलरली द यंग स्टूडेंट, मतलब जो प्राइमरी के बच्चे हैं ना, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनमें कैसे क्या क्या चीज़ें सुधारनी है। वाइल इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग कैपेबिलिटी फॉर लाइफ लॉन्ग सेल्फ लर्निंग एंड स्किल फॉर्मुलेशन। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, इनको जानना, पहचाना और इस पर रिकमेंडेशन लाना। ठीक है। देन और क्या काम स्टार्ट करने से पहले क्या कहा गया है कि एक नेशन वाइड पर्सपेक्टिव पे काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पर्टिकुलर हिस्सों पे काम होगा, नेशन वाइड पर्सपेक्टिव कमेटी लेगी, मतलब हर एक जगह काम होगा। कमेटी ने डिसाइड किया कि जो डाटा लिया जाएगा वो सर्वे के जरिए, कंसल्टेशन ली जाएंगी, एनालिसिस होगी टेक्स्ट बुक की, एंड जो भी अदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। कमेटी ने ये कहा कि जो एजेंसीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ऑलरेडी काम कर रही हैं और इनोवेटिव प्रोग्राम्स ला रही हैं, उनके काम को भी देखा जाएगा, उनसे भी सीखा जाएगा। देन इंट्रोडक्शन में ये है कि पहले तो NCERT के कुछ फैकल्टी मेंबर के साथ मीटिंग हुई, देन टीचर्स एंड प्रिंसिपल के साथ मीटिंग हुई, मतलब डिफरेंट रीजन्स में, दिल्ली में, तिरुवनंतपुरम में, पुणे में, कलकत्ता में। देन कंसल्टेशन मीटिंग हुई, ये कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे, नासिक, बड़ौदा एंड कलकत्ता में। कमेटी में और क्या रिसीव किया, 1 मिनट, 600 मेमोरेंडा, लेटर्स, राइटअप जो कि आए थे स्टूडेंट की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, और जो भी प्रोफेशनल्स हैं और जो कि चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा अच्छी हो। सपोज करो आप B.Ed कर रहे हो, M.Ed कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपका कुछ पॉइंट लिया जाए, तो आप भी सबमिट करोगे ना अपनी रिपोर्ट। तो वही चीज़ें थी, मतलब अपना सजेशन सबमिट करोगे, तो वही चीज़ें थी कि इनको भी ये सभी चीज़ें मिली। तो पहले चैप्टर में ये था। अब आते हैं द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम लोड। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ए लॉट इज टॉट बट लिटल इज लर्नड और अंडरस्टैंड। मतलब पढ़ाया तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन उसमें से सीखा या समझा बहुत कम जा रहा है। इन्होंने स्कूल बैग्स के बारे में भी कहा। एक सर्वे हुआ दिल्ली में प्राइमरी क्लास में, और ये पाया गया कि जो स्कूल के बस्ते हैं, जो स्कूल बैग्स हैं, उनका एवरेज वेट 4 kg है, और MCD के स्कूल में ये वेट है 1 kg। तो इसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पे ऑलरेडी बात कर चुके थे। कौन कर चुके थे, एक एमिनेंट राइटर जिनका नाम है R.K. नारायण। इन्होंने राज्यसभा में जब भाषण दिया था तो ये स्कूल बैग्स वाली बात कही थी, और ध्यान सभी का इस तरफ ले गए थे इस रिपोर्ट के कुछ साल पहले। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया, इस रिपोर्ट को, मतलब इस रिपोर्ट में उसको ध्यान में रखा गया। इन्होंने देन कहा कि जो बच्चों का डेली रूटीन है उसमें ऐसा टाइम नहीं कि वो खेल सकें, अपना मतलब अपने प्लेजर को एंजॉय कर सकें या वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें, दुनिया को जान सकें, पहचान सकें, इतना टाइम नहीं है। तो ये तो 93 की बात थी, अब तो ये बिल्कुल भी कम होता जा रहा है। बच्चे फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या पढ़ाई इतनी है कि वो पूरा दिन होमवर्क
करते हुए बिता देते हैं। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि उस टाइम भी थी। देन इन्होंने कहा कि जॉयलेस लर्निंग है। इन्होंने कहा कि जॉयलेस लर्निंग है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट करने की। एक्सकर्जन मेथड के ज़रिए काम नहीं हो रहा है। एक्सकर्जन होता है जब हम फील्ड ट्रिप पे जाके सीखते हैं, है ना, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सभी चीज़ें नहीं हैं और सिलेबस केवल और केवल पढ़ के करवाया जा रहा है। देन एग्जामिनेशन सिस्टम पे बात करी इन्होंने कि जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों में एक डर पैदा कर देते हैं जिसके ज़रिए बच्चों को चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती हैं या रट्टे मारने पड़ते हैं, रोट लर्निंग होती है ना, टेक्स्ट बुक एंड गाइड बुक्स के ज़रिए। तो इन्होंने कहा कि जो एग्जामिनेशन उनको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए और नए मेथड्स अपनाने चाहिए एग्जामिनेशन में। देन इन्होंने कहा कि टेक्स्ट बुक एज द ट्रूथ, ये मतलब हेडिंग है एक पर्टिकुलर पॉइंट की। तो इन्होंने कहा कि जो क्वालिटी है बुक्स की ना, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनमें फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन केवल प्रोवाइड की गई है और बच्चों की जो क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग है, एक्सप्लोरेशन स्किल है, उसको एनहेंस नहीं करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आप एनसीईआरटी की अभी की जो बुक देखते हो कि उसमें थोड़ा पैरा पढ़ के फिर एक एक्टिविटी दी जाती है कि बच्चे उसको जाके करें। अगर टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो उन एक्टिविटीज़ को करवाता भी है। तो कहीं ना कहीं वो बातें बहुत पहले से चली आ रही हैं कि बुक्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने कहा राइटिंग, कि जिस तरह से बुक्स लिखी गई हैं उसको भी चेंज करना ज़रूरी है ताकि वो पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग हो। देन इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो गाइड बुक खरीद लेते हैं जिसको की या कुंजी कहते हैं, हमने भी पढ़ी हैं, है ना, कुंजी या की, क्योंकि वो अभी भी चलती है, ऐसा नहीं ख़त्म होगी, वो अभी भी चलती है। तो जब हम गाइड बुक पढ़ लेते हैं किसी टेक्स्ट बुक की तो हम सोचते नहीं हैं, हमें क्योंकि आंसर मिल जाता है और हम खुद से नहीं सोचते हैं। तो ये सभी चीज़ें बंद होनी चाहिए और बच्चों को एक्सप्लोर और ज़्यादा करवाना चाहिए बुक्स के ज़रिए, ठीक है। चलो देन लैंग्वेज टेक्स्ट बुक के बारे में कहा कि इसमें इलेबोरेशन कम है, डिटेल कम है, इसमें स्टाइलाइज्ड डिक्शन ज़्यादा है और वो पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग नहीं है। और जब ये चीज़ें ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाते, वो उसमें से उतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता है। तो इसलिए जो नॉलेज है लाइफ की वो कम है लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक में, मतलब जो हिंदी इंग्लिश की किताबें हैं उसमें ये सब चीज़ें कम है। और जब स्टाइलाइज लैंग्वेज है, हाई मतलब अपर लेवल के स्टूडेंट के लिए वो लेवल है, तो उसको पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग बनाना ज़रूरी है। देन उन्होंने कहा कि जो ऑब्जर्वेशन है वो डिस्करेज की गई है। सपोज बुक्स में ये इनकी रिपोर्ट में ही एग्जाम्पल था कि बुक्स में केवल ये लिखा जाता है कि ऑब्जर्व एंड राइट, बट सिंपलर ऑब्जर्वेशन के लिए बच्चों को बाहर ले जाया जा सकता है। जैसे कोई लीफ को ऑब्जर्व करने की बात है तो उसके लिए बच्चों को नेचुरल सेटिंग में ले जाया जा सकता है ताकि वो रियल पत्ते को देख के ऑब्जर्व करें और उससे सीखें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें उस टाइम इन्होंने कहा था कम है। देन सिलेबस के स्ट्रक्चर के बारे में कहा कि बच्चों का व्यू पॉइंट या लर्नर का व्यू पॉइंट कम है या लर्नर बेस्ड सिलेबस नहीं है। इन्होंने कहा मेमोराइजेशन इज मच, एक्सप्लोरेशन इज लेस, कि रोट लर्निंग ज़्यादा है, बच्चों का एक्सप्लोरेशन कम है सिलेबस में। सिलेबस में रिपीटेशन ज़्यादा है और जो कि बोर्डम को रिजल्ट देता है, राइट। जब बार बार पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स उससे बोर्डम ही आएगा। इन्होंने कहा सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डेंसली पैक्ड है, मतलब उसमें भर भर के चीज़ें हैं और तो जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका कम मिलता है और सीखने का मौका एक्सप्लोर करने का मौका कम मिलता है। तो बच्चों को वो चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, रट्टे मारने पड़ते हैं, रोट लर्निंग करनी पड़ती है। देन इन्होंने कहा कि जो मैथ का एब्स्ट्रैक्शन है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली चीज़ें हैं ना, वो बहुत यंग एज पे प्रोवाइड कर दी जा रही हैं। तो यंग एज पे कॉन्क्रीट लेवल वाली चीज़ें प्रोवाइड करना ज़रूरी है और कॉन्क्रीट से फिर एब्स्ट्रैक्ट पे ले जाना ज़रूरी है, ठीक है। स्टार्टिंग एज पे हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले क्वेश्चन या वैसा कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते। पहले बच्चों की कॉन्क्रीट लर्निंग को मजबूत करना होगा
और जब एक बार कॉन्क्रीट लर्निंग मजबूत हो जाएगी देन उनको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाया जाए। तो मैथ के बारे में इन्होंने ये कहा। देन स्टार्टिंग अर्ली, इन्होंने कहा कि टेक्स्ट बुक को बहुत कम एज पे यूज किया जा रहा है लर्नर्स के लिए। इन्होंने कहा जब लर्नर छोटा होता है तो फिजिकल मोड से ज़्यादा पढ़ना चाहता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना चाहता है, अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, और वहाँ पे हम टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर देते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं पजल हो जाता है, कम सीख पाता है, एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। तो इसलिए मेमोराइजेशन कम होना चाहिए, छोटी क्लास में बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए। ठीक है। देन चैप्टर 3 पे आते हैं कि रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। तो इन्होंने माना कि रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, कई प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं। नॉलेज वर्सेस इंफॉर्मेशन, इनकी रिपोर्ट ने या कमेटी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारा देश है वहाँ पे टेक्स्ट बुक और सिलेबस डेवलप कंट्री से मैच करवाया जाए, जो कि मैच नहीं कर रहा था उस टाइम। इन्होंने क्या कहा कि जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चे बड़ी क्लास पे जाके समझते हैं। सपोज वहाँ पे कोई बच्चा वो चीज़ 10th में पढ़ रहा है तो वो इंडिया में चीज़ें 7th या 8th में प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट में ही लिखा है, मैं नहीं करा। इससे होता क्या है, क्योंकि इस एज पे लर्नर छोटा है तो हो सकता है वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है इस लायक नहीं है कि वो इस 10th क्लास के कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ सके। तो इन्होंने कहा कि कंटेंट को एज के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सिलेबस को बहुत ज़्यादा पैक्ड कर दें। इसका एग्जांपल दिया इन्होंने कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं या अमेरिका के बच्चे हैं वो सभी कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं पढ़ते हैं। वो कुछ कॉन्टिनेंट या उनके सिलेबस में कुछ कॉन्टिनेंट दिए गए हैं क्लास के अकॉर्डिंग, और बाकी के कॉन्टिनेंट वो खुद रिसोर्स कलेक्ट करके या उनके पास ऐसे मेथड हैं कि वो खुद से पढ़ते हैं, मतलब खुद से एक्सप्लोर करते हैं। इन्होंने इसमें एग्जांपल दिया था कि इंडिया में सभी कॉन्टिनेंट पर्टिकुलर क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं वही पढ़ाए जाते हैं और बाकी वो एक्सप्लोर करते हैं। तो बच्चों को अलग रिसोर्स प्रोवाइड करना एक्सप्लोरेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है। देन इन्होंने कहा कि आइसोलेशन ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम क्लासरूम रियलिटी, कि जब बुक्स को बनाया जाता है, करिकुलम को बनाया जाता है, सिलेबस को डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें एक्सपर्ट्स का ओपिनियन नहीं है, या जो क्लासरूम की रियलिटीज़ हैं उसमें एक्सपर्ट नहीं है। तो एक्सपर्ट की राय हमेशा लेनी चाहिए सिलेबस बनाते वक्त या टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन करते वक्त। सेंट्रलाइज कैरेक्टर, इसका मतलब ये है, इन्होंने कहा कि जो बुक्स हैं, करिकुलम हैं, वो केवल स्टेट कैपिटल्स या न्यू दिल्ली तक सीमित हैं, यही सारे डिसीजंस लेते हैं, यहीं पे सब चीज़ें होती हैं। तो करिकुलम को, टेक्स्ट बुक को लोकल नीड के अकॉर्डिंग, लोकल एरिया या कम्युनिटी के अकॉर्डिंग बनाना ज़रूरी है, ताकि जो विलेज का बच्चा है, पर्टिकुलर रीजन का बच्चा है, वो कनेक्ट कर सके अपने आप को टेक्स्ट बुक के साथ, सिलेबस के साथ, और एक कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग हो सके। ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, मतलब एक कोर जो है ना वो हर एक जगह सेम रहना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें पर्टिकुलर रीजन्स के इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कोर स्ट्रक्चर है वो तो टेक्स्ट बुक का रहना ही चाहिए हर एक जगह से। देन कंपटीशन बेस्ड सोशल एथोज, इसमें इन्होंने कहा कि सोसाइटी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या कंपटीशन हाई अचीवर्स को तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है ना, प्राइज़ देता है, लेकिन जो न्यूमरस पार्टिसिपेंट है ना वो कहीं ना कहीं शोरों में चले जाते हैं। उनका मतलब उनका ईगो हार्ट होता है, उनका कहीं ना कहीं सेल्फ हार्ट होता है। तो इसीलिए ग्रुप परफॉर्मेंस को, ग्रुप एक्टिविटीज़ को, टीम वर्क को ज़्यादा एनहेंस करना चाहिए, और इंडिविजुअल वर्क को या कंपटीशन को इंडिविजुअल लेवल पे उतना ज़्यादा एनहेंस नहीं करना चाहिए। देन उन्होंने कहा अब्सेंस ऑफ एकेडमिक एथोस, तो इसमें इन्होंने कहा, रिपोर्ट ने ये माना कि जो स्कूल में एडुकेट टाइम, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं कि एडुकेट टाइम, स्टाफ एकोमोडेशन, उसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, फंड्स, पेडागोजिकल इक्विपमेंट, प्लेग्राउंड, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन कई स्कूल में ये मिनिमम फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, राइट। तो बेसिक फैसिलिटीज़ होना, जैसे कि साइंस लैब, लाइब्रेरीज, फील्ड एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम करवाना,
और टीचर्स के मेथड्स, टीचिंग की टेक्निक्स, उनके लिए टीचिंग एड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो भी एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग, उनको एनहेंस करना ज़रूरी है। देन आते हैं रिकमेंडेशंस पे, तो ये बहुत सारी हैं। तो इन्होंने और एस्पेक्ट को तो ज़रूरी माना ही कि ये प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी कहीं ना कहीं सोसाइटी भी प्रॉब्लमेटिक है, जो कि क्वालिफ़िकेशन पे ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन ये ध्यान नहीं देती कि उन बच्चों में रियल लाइफ कॉम्पिटेंसीज डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हैं, बच्चों में स्किल्स एनहेंस हो रही हैं या नहीं हो रही है ना। सोसाइटी में क्या है, केवल नंबर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि किसके 90% है, 95 है ना। आजकल तो 70-80% भी बहुत कम माना जाता है, लेकिन रियल लाइफ की जो कॉम्पिटेंसीज हैं, स्किल जो है, अगर वो नहीं आ रही है तो फिर उन 90% का उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है ना। कई बार कॉलेज की डिग्री लेने के बाद भी बच्चों को जॉब नहीं मिलती है या उन्हें नहीं पता उन्हें क्या करना है, तो इसीलिए रिपोर्ट ने माना कि रियल लाइफ कॉम्पिटेंसीज को एनहेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया कि नॉलेज एक्सप्लोजन, कि नॉलेज का एक्सप्लोजन है, एंड द कैचिंग अप सिंड्रोम, मतलब उससे कैच या सीखा कम जा रहा है। ये पॉइंट याद रखना, हो सकता है पूछ ले कि किसने कहा था। इन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन से ठीक हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एज पे बच्चे हैं उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज या मदर टंग में समझाना ज़रूरी है। वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेज, ठीक है। देन इन्होंने कहा कि ग्रुप वर्क को या टीम वर्क को एनहेंस करना चाहिए रेदर देन इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन। इन्होंने कहा जो करिकुलम फ्रेमिंग है और टेक्स्ट बुक की जो प्रिपरेशन है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर सेंटर ना, अलग अलग जगह से उसमें राय ली जाए, ठीक है, और टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। और डाइट का रोल कहा इन्होंने कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सभी चीज़ों के लिए। चलो देन, जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनको सपोर्ट किया जाए, उनको फ्रीडम प्रोवाइड की जाए ताकि वो करिकुलम को, टेक्स्ट बुक को, टीचिंग ट्रेनिंग को और ज़्यादा एनहेंस कर सकें। देन इन्होंने कहा कि एजुकेशनल कमिटीज़ को बनाया जाए विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देन इन्होंने कहा कि 10% कंटिजेंसी अमाउंट हो किसके पास, स्कूल के हेड के पास, ताकि वो खरीद सके, रिपेयर करवा सके, रिप्लेसमेंट करवा सके। ये कई बार उल्टा हो जाता है ना, डिसऑनेस्टी वाला फैक्टर आ जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं और कुछ परसेंट तो रहेंगी हमेशा। देन इन्होंने कहा कि एक्सपर्ट ओपिनियन टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन करते वक्त लिया जाना चाहिए। देन इन्होंने कहा कि उस टाइम इन्होंने माना कि सीबीएसई को मान के सभी स्टेट बोर्ड सीबीएसई की तरह ही चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि सीबीएसई को केवल और केवल केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के लिए रिजर्व रखना चाहिए, या इसका जो मतलब मान्यता है वो इन्हीं स्कूल को देनी चाहिए सीबीएसई के द्वारा। बाकी जो अदर स्कूल हैं स्टेट में, उनको रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड के जरिए रिकग्निशन प्रोवाइड होना चाहिए या एफिलिएशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उससे सीबीएसई पे लोड कम पड़ता। देन इन्होंने कहा कि जो प्री स्कूल्स की ओपनिंग है उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होना ज़रूरी है। देन इन्होंने कहा कि जो टेक्स्ट बुक हैं, जो डेली टेक्स्ट बुक ले जाते हैं, वो स्कूल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि बच्चे बुक्स ले जाएं और बुक्स को स्कूल में ही छोड़ दें। क्यों? उससे स्कूल का जो बैग है या जो बार बार बुक्स को इधर उधर कैरी करने वाली बात है वो ना रहे। स्कूल में बुक रहेंगी, बच्चे वहीं जाएं, वहीं पढ़ें और वहीं रखें बुक्स को, अनटिल अनलेस उनको होमवर्क की ज़रूरत ना हो और बुक्स को उन्हें स्कूल ले जाना पड़े। तो उसके लिए ऑलरेडी पहले से बच्चों को बता के रखना कि कब होमवर्क दिया जाएगा और बच्चे वही किताब घर पे ले जाके होमवर्क कर सकें। इसीलिए इन्होंने कहा कि प्राइमरी एज पे किसी भी तरह का होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए, बच्चों को एक्सप्लोर करने वाली एक्टिविटी ज़्यादा करवाई जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो पीपल टीचर रेशो है उसको 1:40 से नीचे करके 1:30 कर दिया जाए, एटलीस्ट इन प्राइमरी क्लासेस। ओके।
देन इन्होंने कहा कि टेलीविज़न पे प्रोग्राम लाए जाने चाहिए जिसको नाम दिया दिया जाना चाहिए शिक्षा दर्शन, जैसे कि उस टाइम कृषि दर्शन आता था, अभी भी आता आई थिंक। इससे क्या होगा, स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना, कि कौन सा सब्जेक्ट लेके आप कहाँ जा सकते हैं, बच्चों को एग्ज़ाम में कैसे ट्रीट कर सकते हैं, सीखा कैसे जाए, लर्न हाउ टू लर्न। तो ये सभी प्रोग्राम्स करवाए जाने चाहिए। और आजकल क्या है, ये स्वयं प्रभा करके एक इनिशिएटिव है जिसमें आई थिंक 34 चैनल्स हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए और स्कूल एजुकेशन के लिए है। ठीक है, स्वयं प्रभा पे भी कभी पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे। देन इन्होंने कहा कि टीचर्स का एजुकेशन या उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा बीएड को ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे नर्सरी में, एलिमेंट्री में और सेकेंडरी में स्पेशलाइजेशन हो सके उनकी। देन इन्होंने कहा कि जो बीएड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड बनाया जाए और प्रैक्टिकल बेस्ड बनाया जाए, और जो कॉरेस्पॉन्डेंस से बीएड है ना उसको डी रिकग्नाइज किया जाए। लेकिन आजकल क्या होता है, बीएड होती तो रेगुलर है लेकिन 60 to 80% आई एम श्योर कि वो कॉरेस्पॉन्डेंस मोड में करते हैं, रेगुलर होते हुए भी, है ना, डिस्टेंस काइंड ऑफ बीएड होती है और सभी को पता है वो। तो प्रॉब्लम्स हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं जो टीचर एजुकेशन है वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है अब। देन इन्होंने कहा कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन को भी एनहेंस किया जाना चाहिए ताकि जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उनकी भी प्रोफेशनल स्किल्स एनहेंस हो सके। चलो, देन उन्होंने कहा कि जो एग्ज़ाम है 10th and 12th का वो क्विज टाइप होना चाहिए और उसके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि सिलेबस को टाइम टू टाइम एग्जामिन करना, उसको एसेस करना, उसको रिव्यू करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? ताकि टाइम के साथ हो सके वो। मैथमेटिक एजुकेशन या सिलेबस के लिए कहा इन्होंने कि स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, राइट, और पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को ईजली समझ सकें। साइंस एजुकेशन के बारे में कहा कि इसको और ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव बनाया जाए ताकि क्रिएटिविटी एनहेंस हो सके और साइंस एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट्स को और ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। देन इन्होंने सोशल साइंस के बारे में कहा कि उसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करना चाहिए। रियल लाइफ में अगर ऐसे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, तो उसमें फील्ड विजिट करवा के, ऑब्जर्वेशन करवा के सिखाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक के बारे में ये कहा था कि प्रॉपर टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है कि कब होमवर्क मिलेगा और उसके लिए बच्चों को पहले से बता दिया जाए, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया, ताकि बच्चे पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक को घर ले जा सकें और होमवर्क कर सकें। इन्होंने कहा प्राइवेट स्कूल की ओपनिंग की रिकग्निशन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होना ज़रूरी है कि उसमें सभी चीज़ें, मिनिमम फैसिलिटीज़ हों तभी उनको रिकग्निशन मिले। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसका जो रेफरेंस है ये पर्टिकुलर नहीं की रिपोर्ट है 31 पेजेस की, बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं थी ये, तो आप इस पर्टिकुलर रेफरेंस से जाके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।